एक बार फिर महाशक्तियों के हाथ में है पासे, मोहरे बने हैं छोटे देश और दांव पर है दुनिया की शांति। नमस्कार, मैं हूं जयदीप कर्णिक और आज बात करेंगे कि आखिर अमेरिकी की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगर 18 घंटे के लिए ताइवान जैसे एक छोटे से देश में, जो कि चीन के दक्षिण में 100 मील की दूरी पर स्थित है, वहां जाती हैं तो इतना बवाल क्यों मचता है, इतना हंगामा क्यों हो जाता है कि उस स्पीकर को जाने को लेकर पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगाने की बातें होती है। बात होती है कि किस तरह 24 से अधिक विमानों ने ये इंतजाम किया कि नैन्सी पेलोसी वहां पर सुरक्षित ताइवान की धरती पर उतर जाएं और वहां से वो जब तक दक्षिण कोरिया चली नहीं गई, पूरी दुनिया की सांसें थमी रही। अभी उनकी यात्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि चीन के दक्षिण में हवाई जहाज मंडराने लगे और चीन ने अपने युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी। आखिर चीन ताइवान को लेकर इतना भावुक, इतना बावला और इतना अधिक आक्रामक क्यों है? और अभी हाल ही में जो एक इतना बड़ा हमने विध्वंसकारी दृश्य देखा है और वो युद्ध अभी भी जारी है रूस और यूक्रेन के बीच में, और उसमें और इसमें क्या समानता है? आखिर अमेरिका और चीन की भौहें ताइवान को लेकर क्यों तनी हुई हैं? जिस तरीके से यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा रहा, पश्चिमी देशों के मुल्क खड़े रहे, नाटो की सदस्यता को लेकर सारा विवाद हुआ, यूक्रेन को आगे किया गया मोहरा बनाकर, दुनिया की इस चौसर पर यूक्रेन ने अपने आप को समझा कि उसके पीछे सारे वजीर, सारे राजा मौजूद हैं, लेकिन समझ में आया कि युद्ध की बिसात पर वो महज एक मोहरा था और अभी वो अपना युद्ध अकेले लड़ रहा है। जेलेंस्की के भावुक भाषण पूरी दुनिया को याद हैं। इस वक्त पुतिन और जेलेंस्की दोनों लड़ रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। क्या ताइवान भी ऐसा ही एक मुल्क बनने जा रहा है जिसकी सरजमी पर युद्ध होगा और दुनिया की महाशक्तियां तमाशा देखेंगी, या इस बार युद्ध टाल दिया जाएगा? इन सवालों की शुरुआत वहां से होती है जहां से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों शुरू हुआ था? संक्षेप में समझते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध इसलिए शुरू हुआ था कि 1991 में जब सोवियत संघ, जो कि दुनिया की महाशक्ति था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो शक्तियां थी, दुनिया के दो ध्रुव थे, और इन दोनों के बीच में बहुत लंबा शीत युद्ध चला। इस शीत युद्ध की समाप्ति तब हुई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में क्रिसमस के दिन आधी रात को पूरा सोवियत संघ तबाह हो गया और उसके विघटन से जो देश बने, यूक्रेन उनमें से एक देश था। चूंकि 1991 के पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जब सोवियत संघ बना था, तब से 91 तक यूक्रेन उसका हिस्सा रहा और इतिहास में भी कुछ समय तक यूक्रेन सोवियत भूमि का हिस्सा रहा। तो रूस को यह हमेशा लगता रहा कि हमारा ही टुकड़ा, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी धरती का टुकड़ा अलग हो गया है, अलग देश बन गया है, इसको हमारे साथ होना चाहिए। और उससे आगे की बात यह है कि इसको बहलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। दुनिया के चौधरी चाहते हैं कि वो रूस की सीमा पर लाकर तोपे तान दे, वहां पर प्रयोगशालाएं बनाएं, जैव हथियार बनाएं और रूस चुपचाप देखता रहे। लेकिन वहां पर भी तानाशाह के रूप में बैठे पुतिन का शासन है। वो व्लादिमीर पुतिन, जो अल्लू अर्जुन की स्टाइल में ही सबसे कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं। पुतिन ने कह दिया कि वो दुनिया की धौंस के आगे नहीं झुकेंगे, यूक्रेन को अपना के रहेंगे। और उन्होंने डोनेस्क और लुहांस्क, जो कि पूर्वी क्षेत्र में थे, जो रूस से लगे हुए क्षेत्र थे, उनको अपना बनाने के नाम पर युद्ध छेड़ दिया। जब युद्ध छिड़ा तो ऐसा ही हुआ जैसा बिल्कुल फिल्मों में होता है। जेलेंस्की को लगा कि दुनिया के चौधरी उनके पीछे खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखा तो दुनिया गायब थी और वो युद्ध लड़ रहे थे। अब वहां से इस सीन को कट करके आते हैं ताइवान पर। ताइवान छोटा खूबसूरत द्वीपीय देश, जो दरअसल अपनी तकनीकी क्षमता के कारण, जो कंडक्टर वो बनाता है उसके कारण, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे उत्पाद बनाता है और दुनिया की जीडीपी में इतना छोटा होने के बावजूद इतना बड़ा योगदान देता है। वो ताइवान अब चर्चा में इसलिए है कि चीन उसको लेकर आंखें तरेर रहा है। चीन उसको लेकर आंखें क्यों तरेर रहा है? वो इसलिए तरेर रहा है, चीन में जब राजाओं का शासन था और किंग डायनेस्टी थी, तो उस वक्त उस राजवंश के समय ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा था। लेकिन 1895 में ताइवान को जापान को सौंप दिया गया। 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान जो है वो जापान का हिस्सा रहा। जापान के आधिपत्य में ताइवान ने अपना सब कुछ कामकाज चलाया। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की करारी हार हुई, तब फिर ताइवान एक बार फिर से लावारिस हो गया और इसका लाभ उठाकर चीन ने उसको फिर से अपना हिस्सा बना लिया। 1945 से लेकर 1949 तक ताइवान चीन का ही हिस्सा रहा। लेकिन फिर चीन में वो ऐतिहासिक क्रांति हुई जिसमें
कोमिंगतांग पार्टी को वहां से हराकर निकलकर भागना पड़ा और उसके बाद माओ त्से तुंग का शासन 1949 में चीन पर कायम हुआ। जब माओ त्से तुंग का शासन कायम हुआ तो वहां पर जो कोमिंगतांग पार्टी थी उसने भागकर ताइवान में शरण ली, ताइवान को ही अपना गढ़ बनाया, अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया और इस हद तक बनाया कि वहां पर 49 के बाद तानाशाही लागू की गई, मार्शल लॉ लगाया गया और वहां पर व्हाइट टेरर नाम से एक पूरा दौर है ताइवान का, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसमें लाखों लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। उन लोगों की जो चीन में नई नई आई कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका शासन माओ त्से तुंग संभाल रहे थे, उस पार्टी के जितने भी समर्थक जाने या अनजाने में उनको समझ में आए, उनका कत्ल कर दिया गया या उनको जेलों में डाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से जब व्हाइट टेरर से ताइवान उभरा, मार्शल लॉ खत्म हुआ, प्रगतिवादी सरकारें आई, तो उसका प्रगतिवाद चीन को रास नहीं आया। चीन के बाद के सारे नेताओं ने हमेशा ये माना कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और वो चीनी गणराज्य के पास ही रहना चाहिए। जबकि ताइवान ने अपने आप को संप्रभु देश घोषित किया, ताइवान के तमाम शासकों ने हमेशा से अपने आप को स्वतंत्र माना और यहीं लड़ाई विवाद शुरू होता है। अब जब चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, तो अमेरिका उसके पीछे खड़े रहकर ताइवान को कहता है कि चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चीन तुम्हें कितना भी आंख दिखाए और धमकाए, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी छुटपुट घटनाएं हुई। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में जाकर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। 1995 में तो एक बड़ा युद्ध छिड़ने के इसी तरह के आसार हो गए थे। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने जहाजी बेड़ों को उसी तरीके से, बल्कि इससे ज्यादा कहीं संख्या में, वहां पर ताइवान के समुद्र में और दक्षिणी चीन सागर के आसपास तैनात कर दिया गया था और चीन को यह धमकी दी थी कि वो ताइवान पर कब्जा करने की हिमाकत न करे, अगर ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। ठीक उसी तर्ज पर इस वक्त जो बाइडेन, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नैन्सी पेलोसी की यात्रा को न केवल ये इंतजाम किया कि वो ठीक से हो जाए, बल्कि चीन को भी कहा कि चीन को अब अपनी विस्तारवादी नीति को रोक देना चाहिए। जो देश अलग होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीन इस पूरे मामले से बौखलाया हुआ है। चीन की एक वन चाइना पॉलिसी है, जिसके तहत वो तिब्बत को, हांगकांग को, अपने आसपास के दूसरे अन्य क्षेत्रों को, जिसमें भारत के लिए गौर करने लायक बात यह है कि लद्दाख और अरुणाचल के भी एक बड़े हिस्से को वो अपना मानता है, उस पर अपना आधिपत्य समझता है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगातार लगा रहता है। और उसी के तहत, इसी वन चाइना पॉलिसी के तहत ही ताइवान को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। इस पूरी यात्रा से बौखलाए हुए चीन ने 7 दिन के युद्धाभ्यास की घोषणा की है। ताइवान की वायु सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। ताइवान की वायु सीमा वैसे अपनी आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं है कि देश के रूप में उसको पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, फिर भी चीन ने वहां के पूरी जो वायु सीमा है उस पर कब्जा जमाकर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें खेल क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि दुनिया के जो देश ताइवान के पीछे खड़े नजर आते हैं, दरअसल हकीकत यह है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 193 सदस्य देश हैं, उनमें से केवल 22 देशों ने ही ताइवान को एक देश के रूप में, अलग अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया है। तो यह दोगलापन क्यों है? अगर आप ताइवान को वाकई एक देश मानते हैं तो चीन से डरते क्यों हैं? आप चीन से डरते भी हैं और चीन को धमकाते भी हैं। महाशक्तियों का यह दोगलापन छोटे देशों पर भारी पड़ता है। जिस तरीके की सजा यूक्रेन और वहां के नागरिक भुगत रहे हैं, बम गोलों और बारूद के बीच उनकी जिंदगी कट रही है। कई सारी जिंदगियां सिर्फ इसीलिए तबाह हो गई, कई इमारतें इसलिए ढह गई कि महाशक्तियों का अहम आपस में टकरा रहा था। उनकी टकराहट के निशान यूक्रेन की सरजमी पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी तरह ताइवान की वो मेहनतकश जनता, जिसने बड़ी मुश्किल से अपने देश को इतना संपन्न बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उन्होंने अपनी सेना भी बनाई है, लेकिन वो सेना चीन की सेना के सामने काफी छोटी है। लेकिन हौसला ताइवान के लोगों का काफी बड़ा है और इस हौसले के साथ ही वो चीन को भी कह रहे हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। ताइवान अपने स्तर पर मजबूत बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताइवान को यह भी देखना होगा कि जो देश उसके समर्थन में नजर आते हैं, जब सचमुच लड़ाई छिड़ेगी तो क्या उतनी ही मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल तो सारा मामला यह है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा संपन्न हो गई है। वो नैन्सी पेलोसी जिन्होंने 1991 में चीन के ठीक बीच में तियाननमेन स्क्वायर, तियाननमेन का वो चौक जहां पर लोकतंत्र के लिए हुंकार भरने वाले, लोकतंत्र की मांग करने वाले युवाओं का टैंक से कुचलकर चीन ने दमन कर दिया था, उनके समर्थन में काला कपड़ा निकालते हुए बीच चौक में यह घोषणा की थी
कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले और मरने वाले इन शहीदों को नमन करती हैं। वो बहादुर नैन्सी पेलोसी एक बार फिर ताइवान की सरजमीन से होकर गुजर गई। चीन कुछ नहीं कर पाया, चीन हाथ मलता रहा और अपनी इस बौखलाहट को छुपाने के लिए ही अब वो युद्धाभ्यास कर रहा है। आगे वो क्या करेगा ये देखना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इस विस्तारवाद का दुष्परिणाम भारत भी भुगतता है लगातार, चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान घाटी का मामला हो। हमने देखा है कि चीन किस तरह की हरकतें करता है। 62 में हम बड़ा धोखा खा चुके हैं, इसलिए चीन को लेकर हम ज्यादा सजग रहते हैं। चीन को लेकिन यह भी समझ में आता है कि आज का भारत अलग है, आज का भारत अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। 62 में हम अपने सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र में रह गए और आपने धोखा दिया। ऐसा धोखा खाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ताइवान और चीन के बीच में और अमेरिका बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत का हित इस बात में है कि चीन का विस्तारवाद रुके। चीन के हौसले कभी इतने बुलंद न हो पाए कि जैसे उसने तिब्बत को और हांगकांग को कब्जाया है वैसे ही वो ताइवान को भी कब्जा ले। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।